त्या दिवसात काटेसावर फुलते, लाल भडक होते. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले की जांभळा रंग मिळतो. शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. काही पानांचा हिरवा केला, चुन्याचा पांढरा, कुंकवाचा लाल आणि दगडाचा पिवळा होताच. बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा. तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो. नजर जाईल तिथपर्यंत चित्रच चित्र. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा. नदी वाहायला लागायची. आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची. उन दिनों काटेसावर नामक एक पेड़ को बहार आती है. इंग्लिश में इस पेड़ को बॉम्बैक्सीबा के नाम से जाना जाता है और हिंदी में ये पेड़ शालमली नाम से भी जाना जाता है. बाहर आने के बाद ये पेड़ ब्राइट रेड कलर का दिखाई पड़ता है. इस पेड़ के फूलों के पराग को यानी पोलन को मसलने पर जामुनी रंग तैयार होता है. शेंद्री नामक एक वनस्पति है जिसे हिंदी में सिंदूर के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में लिपस्टिक ट्री के नाम से भी जाना जाता है. इस वनस्पति के बीज से भगवा रंग मिलता है. पत्तियों से हरा रंग तैयार किया, चूना से सफ़ेद रंग बनाया, कुमकुम यानी सिंदूर से लाल रंग तैयार किया और पत्थरों से तैयार किया हुआ पीला रंग तो था ही. मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे. निसर्ग किती परीनं आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल. मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसायचं कारण नाही. तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते. लेखक कहते हैं कि मैं जो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो एक एग्जाम्पल है कि नेचर से हमें बहुत कुछ मिलता है, ये आपको भी समझ आएगा. लेखक यही कहना चाहते हैं कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कुछ करने की सामग्री नहीं होने के वजह से रुकिए मत. अगर आपकी इच्छा काफ़ी इंटेंस होगी तो बिना इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना साधनों के भी आप साधना कर पाएंगे, अपना काम पूरा कर पाएंगे. आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा पण नदी वाहतच असायची. आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महिना उजडायचा. तोवर काय करायचं? त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला. लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची. मूर्ती कराव्यात असं ठरलं, पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागे. कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला नाही तर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा. मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या, हिरमोड व्हायच्या. त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता. विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं, त्याला तडे जात नाहीत. आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं. आता मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या. तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढपल्या पडायच्या. पुन्हा विचार सुरू. श्रावण का महीना खत्म होते होते बारिश कम होती थी, मगर तब भी नदी बहती ही रहती. लेखक का कैनवस यानी जिन पत्थरों पर वो पेंटिंग्स करते थे वहाँ से नदी का पानी हटने के लिए उन्हें चैत्र महीना आने तक का इंतज़ार करना पड़ता. चैत्र महीना आने तक क्या करे? इस दौरान हमें मिट्टी से खेलने की आदत हुई. ब्राइट रेड, एकदम मुलायम मिट्टी, हाथों को घी जैसी लगती. हम मूर्ति बनाएंगे, लेखक ने ऐसा सोचा. लेकिन पेंटिंग की तरह ये मिट्टी का खेल भी चुप चुप कर करना पड़ता. कभी गौशाला के पीछे या फिर गांव के मंदिर के पास के मौलसरी के पेड़ के नीचे हम मूर्ति बनाने लगे. मूर्तियाँ बनाकर उन्हें सुखाने के कुछ वक्त बाद उनमें क्रैक्स आ जाते और मूर्तियाँ टूट जाती. अब इस समस्या का कुछ तो उपाय निकालना ज़रूरी था. सोचते सोचते याद आया कि गाय की लीद जब गीली होती है सूखने पर भी वो बिल्कुल वैसी ही रहती है. फिर लेखक ने मिट्टी में गाय की लीद को मिलाया और इससे मूर्तियाँ बनाई. इसके बाद मूर्तियाँ थोड़ी सी ज़्यादा टिकने लगी. फिर भी ज़्यादा दिनों के बाद उनमें छोटे छोटे क्रैक्स आते ही थे. अब इसका क्या करे? लेखक फिर से सोचने लगे. आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा. महादू आयते कपडे विकायला यायचा. सगळा डोंगर भाग, फक्त पायवाटा. तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा. नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची. तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा. आम्हाला घोड्याची लीद दिसली. लीद म्हणजे घोड्याचे शेण. त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते. हे धागे माती धरून ठेवतील
असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला. आता आमच्या मूर्तीला बिलकुल तडे जात नव्हते. केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नाही. मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला. त्याला हवं होतं ते तत्त्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा. ते सापडल्यावर तो न्हाणीघरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं. आपल्यापुरता का होईना, पण तो एक शोध होता. लेखक के गांव में हर हफ्ते बाजार लगता था. महादू आयते नामक एक व्यापारी कपड़ा बेचने उनके गांव आता. लेखक जहाँ रहते वो पूरा पहाड़ी इलाका था, इसलिए चलने के लिए केवल पगडंडी थी. इसलिए महादू व्यापारी अपना माल अपने घोड़े पर ढोकर लाता था. नांदरुकीचं झाड़, इस पेड़ को इंग्लिश में फिग या लॉरल फिग भी कहा जाता है, जो कि पीपल के पेड़ जैसी ही स्पीशीज है. तो इस पेड़ की काफ़ी घनी छाँव थी, तो महादू व्यापारी अपने घोड़े को इस पेड़ से बांध के रखता था और वहीं पर लेखक को घोड़े की लीद दिखी. घोड़ों की लीद यानी हॉर्स मैन्योर ये काव डंग से थोड़ा अलग होता है, यानी गाय की लीद से थोड़ा अलग होता है और काव डंग के कंपैरिजन में मिट्टी को ज़्यादा होल्ड करके रख सकता है. इसलिए लेखक ने घोड़े की लीद का इस्तेमाल करके उससे मूर्तियाँ बनाई. अब मूर्तियाँ वैसी की वैसी ही रहती, थोड़ा भी क्रैक नहीं आता. ये करने पर लेखक इतने खुश हुए कि उनकी खुशी को वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते. लेखक जब अपने माध्यमिक वर्ग में थे तब उन्होंने आर्किमिडीज, जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन है, इनका एक पार्ट पढ़ा. आर्किमिडीज को जिस किसी मुश्किल समस्या का जवाब ढूंढना होता तो वो सिंपल से सिंपल दिखने वाली चीज़ों में भी उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते. ऐसे ही एक बार उन्हें एक काफ़ी मुश्किल समस्या का हल ढूंढना पड़ा. ये समस्या काफ़ी जटिल थी. आर्किमिडीज दिन रात बस इसी का हल ढूंढने में लगे रहते. इसी उलझन में मग्न आर्किमिडीज एक दिन एक सार्वजनिक हमाम में नहाने गए और नहाते वक्त उनके दिमाग की बत्ती जली और उनको उनके समस्या का समाधान मिला, उनके प्रश्न का जवाब मिला. आर्किमिडीज इस बात से इतने एक्साइटेड हुए कि उन्हें उनकी स्थिति का भान नहीं रहा और वो उसी स्थिति में यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़क पर दौड़ पड़े. जब लेखक माध्यमिक विद्यालय में थे तब उन्हें याद आया कि जितनी खुशी आर्किमिडीज को उसके समस्या का समाधान मिलने पर हुई थी, उतनी ही खुशी लेखक को भी हुई थी जब लेखक ने अपनी मूर्तियों में होने वाले क्रैक्स का समाधान ढूंढा था. दुनिया के लिए ना सही, मगर लेखक के लिए वो बात एक डिस्कवरी से कम नहीं थी. मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडला आहे. त्याला कायम जागता ठेवा. तुमचं आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील. बच्चों, मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि तुम सब में आर्किमिडीज बसता है और उसे हमेशा खुद में ज़िंदा रखो. तुम्हारा आसमान हमेशा खुशियों से भरा होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो.